हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही फ़िलासफ़र्स के नामों से होती है। तो आपको पता है कि ये फ़िलासफ़र्स से ही क्यों स्टार्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली मुद्दे पे क्यों नहीं आए, डायरेक्टली लेवोसियर के जो एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पे क्यों नहीं आए। तो इसका रीज़न यही होता है कि ऑब्वियसली ये भी एक सोच जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो भी चीज़ करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट आता है, उसकी ही वजह से आप चीज़ें आगे फर्दर करते हो। तो ये जो फ़िलासफ़र्स थे जितने भी इंडियन और ग्रीक, इन्होंने ही एक आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था। दो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन और प्रूफ के साथ नहीं किया, बट एक जो सोच चाहिए होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करने की, तो इन्होंने वो सोच पुट फॉरवर्ड करी और उसी सोच से आगे एक्सपेरिमेंटेशन का आइडिया आगे साइंटिस्ट को आया। ठीक है, तो इसीलिए हम इन फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पहला जो सोच होता है वो इन्हीं के थ्रू आया था। तो इंडियन फ़िलासफ़र है महर्षि कन्नड़ एंड पाकुदा कत्यायम। तो ये जो हैं, इसमें पर्टिकुलरली महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला था, तो उनके बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने सबसे पहले सोचा था कि उन्होंने एक राइस लिया, जैसे आप देख पा रहे हो, एक राइस लिया उन्होंने और फिर उसको तोड़ा। तो उन्होंने देखा कि एक जो उनके पास पदार्थ है जो कि हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं, तो वो जो पदार्थ है, जो हमारे अराउंड इतने सारे पदार्थ हैं, उसमें से उन्होंने एक राइस को लिया और उसको तोड़ा। तो वो सोचने लगे कि ये जो पदार्थ है ये फर्दर टाइनी पार्टिकल से बना हो सकता है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस चीज़ नहीं है, उसको हम तोड़ पा रहे हैं। अब जो फर्दर को वो राइस को तोड़ेंगे और एक स्टेज ऐसी उन्हें दिखेगी कि वो फर्दर तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही जो वो देख रहे हैं कि उसे फर्दर तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर ये और भी टूट के एक ऐसा स्टेज आएगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल वो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें फर्दर हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो उसको उन्होंने परमाणु बोला। ठीक है, तो पदार्थ जो कि हम मॉडर्न लैंग्वेज नहीं, मतलब इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, और परमाणु जो है उसे हम एटम बोलते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है, महर्षि कन्नड़ ने। फिर पाकुदा कत्यायम है, वो उन्होंने यही बोला कि ये जो परमाणु है ये ज़रूर कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अकेला परमाणु नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और उसी की वजह से हम अपने अराउंड जो इतने सारे फॉर्म ऑफ मैटर है उसे देख पाते हैं, क्योंकि वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अराउंड द सेम एरा ग्रीक फ़िलासफ़र्स जो कि थे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, उन्होंने वही मैटर एंड एटम का कंसेप्ट दिया, सेम बट डिफरेंट। तो ये जो पदार्थ है ये हिंदी, मैटर इंग्लिश में बोल दिया, परमाणु एटम ही होता है। ठीक है, मैटर जो हमारे अराउंड जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम, तो वो सारे मैटर हैं। और एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मैटर टाइनी पार्टिकल से बना है जो कि है एटम, और एटम इंडिविजिबल होते हैं फर्दर। तो ये सिर्फ उन्होंने सोच में बताया था, बट उन्होंने किसी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू नहीं बताया, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन मतलब थ्रू प्रूफ जो हम दिमाग में समझ सके उसके थ्रू नहीं बताई थी चीज़ें। तो उसी को बताने के लिए लेवोसियर के बारे में बात करी जाती है आगे। तो लेवोसियर से भी पहले जो थिंकिंग थी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिकली क्या था, जब थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चीज़ें हो रही थी, और एक्सपेरिमेंटेशन इतना था भी नहीं, उससे पहले जैसे लोग क्या करते थे, जो साइंटिस्ट होते थे, जो अपने अराउंड केमिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनसे कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ये कंपाउंड लिया ऑरेंज कलर का। अब उन्हें तो नहीं पता ना इसका नाम क्या है, उन्हें अभी हमें तो जैसे पता होगा कि क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बट उनके उस एरा में उन्हें नहीं पता था चीज़ें। तो उन्होंने जैसे ही ऑरेंज कलर का कंपाउंड लिया और उन्होंने हीट किया, तो उन्होंने देखा कि दो चीज़ें उसको हीट करने पे ये दो चीज़ें निकल रही हैं। तो उनको फिर इस चीज़ का आइडिया लग गया था कि एक चीज़ है वो डिकम्पोज होकर दो चीज़ें दे रही है, तो मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये ज़रूर एक कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है उसे
उससे निकल के सिंपलर चीज़ें बना रही हैं। ये जो दो हैं ये सिंपलर चीज़ें बन रही है उसमें से निकल के। तो वो कम्प्लेक्स जो था उसको उन्होंने कंपाउंड बोल दिया। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ उन्हें लग रही थी, जो सिंपल नहीं थी, मतलब कॉम्प्लेक्स मत बोलो इसे, कुछ और सेंस हो जाएगा। जो सिंपल चीज़ नहीं थी, नॉट सिंपल जो चीज़ थी वो उन्होंने कंपाउंड बोल दिया, और जो सिंपलर चीज़ें थी उनको एलिमेंट बोल दिया। तो मतलब उनका ये कहना था कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स को मिला के ही बन रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ आपको सामने दिख रही है ये ज़रूर इन दोनों एलिमेंट को बना के बनी है, तो उन्होंने कंपाउंड बोल दिया। तो अराउंड द 18th सेंचुरी जो साइंटिस्ट हैं उन्हें इनका डिफरेंस तो पता चल गया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, कि कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट्स को मिलाकर ही बन रहे हैं। बट वो ये जानना चाह रहे थे कि वो कैसे, मतलब हाउ, और जो वाई एलिमेंट्स कंबाइन कैसे और क्यों वो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, और वो कंबाइन होके उनके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए फिर आए लेवोसियर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करी और उन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। ठीक है, उन्होंने ही फाउंडेशन ले किया केमिकल साइंसेस का, केमिस्ट्री का। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कैसे किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पुट फॉरवर्ड करके। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन वर्क था, ये जो लॉ था इसमें एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये उन्होंने लॉ बताया, किन्होंने, लेवोसियर और प्राउस्ट ने मिलके। तो आपको पता ही है 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब मैं, अगर आप ये जानना चाहते हो डिटेल में कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास में ही क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं आपको इसका डिटेल बताती हूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब तो अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप स्पीड बढ़ा के स्किप कर सकते हैं, बट मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसको हमने हीट किया, तो अब ये तो एक मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये सॉलिड है। अब हीट करने पे क्या होता है, एशेस रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले जब ये पता नहीं था कि ये मैग्नीशियम होता है, ये आयरन होता है, ये सब नहीं पता था, तब एटम वगैरह कुछ डिस्कवर्ड ही नहीं थे, सिंबल वगैरह। तो लोगों को ये लगता था कि जैसे ये सॉलिड है, इसको हीट करने पे ये जो चीज़ बन रही है ये क्यों बन रही है, इसमें से कुछ गायब हो जा रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही है और कुछ गायब हो रहा है, और ये इसमें से निकल के ये थोड़ा बहुत कुछ रह जा रहा है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका कम है, तो मतलब इसके अंदर से कुछ निकल रहा है और इसका वेट ऐसे कम हो जा रहा है। वहीं अगर हम उसकी बात करें सिल्वर की, जैसे आपने सिल्वर ले लिया, तो इसमें आप देखते हैं, आप थोड़ी देर रखते हैं इसको, तो इसके ऊपर ब्लैक वो आ जाती है, ये ब्लैक से कवर हो जाता है, ये जो सिल्वर शाइनी ग्रे कलर का होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब रिएक्शन के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ जुड़ रही होती है और इसका वेट बढ़ जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में तो ये इसका वेट घट जा रहा है, और सिल्वर के केस में इसका वेट बढ़ रहा है ना। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनको ये ऐसा लगता है कि रिएक्शन के दौरान तो कुछ हवा में उड़ जाना चाहिए, कुछ निकल के कुछ बाहर निकल जाना चाहिए, बट जो सिल्वर है उसमें तो गेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना समझ नहीं पा रहे थे साइंटिस्ट कि ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो इसी को, ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है, इसी को ही समझने के लिए लेवोसियर ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में जो पाया उसके हिसाब से फिर उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखा के एक्चुअली में हो क्या रहा है मास के साथ। तो इसीलिए उसी का यही, उन लोगों का यही मोटिव था लेवोसियर का, कि ये जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उसको समझने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिला। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों आई चीज़ें, तो आपको और बेटर क्लियर होगा चीज़ें। तो अब देखो उसने क्या किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। उसने एक कॉनिकल लिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें एक केमिकल उसने, जो आप देख रहे हैं, वो कॉनिकल के अंदर रखा, और एक दूसरा केमिकल जो था वो टेस्ट ट्यूब में था, ताकि वो दोनों मिक्स ना हो पाए केमिकल, और ऊपर कॉक से उसको बंद कर दिया, और जो टेस्ट ट्यूब था वो थ्रेड से उसने लटका रखा था। फिर उसने क्या किया, पहले तो इस पूरे सेटअप को वेट कर लिया
ठीक है। फिर उसी कॉनिकल को टिल्ट कर दिया और उसे शेक किया ताकि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो केमिकल था और जो कॉनिकल के अंदर टेस्ट ट्यूब था वो दोनों मिक्स हो जाए। फिर मिक्स होने के बाद ऑब्वियसली दो केमिकल्स हैं वो दोनों रिएक्ट करेंगे एंड उसके बाद कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री में इतना पढ़ते हैं कि दो रिएक्ट कर रहे हैं या एक हीट करने में फर्दर हो रहा है, तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हम ले रहे हैं ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जो अब कॉनिकल है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब और ये सारे केमिकल है, इसको अगेन वेट किया केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो उसके बेसिस पे उसने एक लॉ दिया जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि स्टेट करता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसने लॉ दिया है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के थ्रू ही दिया है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या एग्जैक्टली तो यही हो गया कि जैसे हमने कॉनिकल में जो लिया था सॉल्यूशन वो कॉपर सल्फेट का लिया था और जो टेस्ट ट्यूब में लिया था वो Na2CO3 लिया था। अब ये जो दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, CO3 और Na2SO4। अब देखो ये जो केमिकल नेम है ये सब है, ये तो आपको केमिस्ट्री में अब पता चलती हैं चीज़ें, बट अराउंड हिज एरा जब वो कर रहा था ये चीज़ें तब तो नहीं पता था ना ये एटम किस, ये जो केमिकल है वो किस एटम से, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो उसने बस ऐसी चीज़ें ली थी और मिक्स करी थी। उसने सपोजिटली इसे 5 ग्राम लिया और इसे 4 ग्राम लिया। तो उसने फाइंड आउट किया कि 5 + 4 इसका 9 kg जो उसने इनिशियली वेट किया था, तो जितना इनिशियली था उतना ही आफ्टर ये जो दो प्रोडक्ट मिले हैं जितने भी kg आए हों, आफ्टर भी जो वेट आता है वो भी 9 kg होता है। तो ये पॉसिबल तभी है कि जब इसका जितना मास है और इतना जिसका मास है ये कांस्टेंट ही रहे हों और आफ्टर रिएक्शन भी उसके अंदर कोई मास ना ऐड हुआ हो ना उसके अंदर से मास कम हुआ हो। तो ये तभी पॉसिबल है कांस्टेंट रहना। तो उसी ने इसी बेसिस पे उसने यही चीज़ लॉ लिख दी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है स्टेट करता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो हमें पहले जो मैंने आपको वो सिल्वर और मैग्नीशियम का एग्जांपल दिखाया था जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कुछ वेट गेन हो रहा है और किसी में वेट कम हो रहा है, तो ये चीज़ जो पहले समझ में नहीं आ रही थी वो इस लॉ के थ्रू समझ में आ गया था कि मास और जो मास जो हम ले रहे हैं चीज़ों का वो मास उतना ही रह रहा है। ठीक है, कुछ ना गायब हो रहा है ना कुछ उसके अंदर आ रहा है। और इसने कॉर्क क्यों लिया, आप गेस करो कि ये जो कॉर्क उसने लिया है एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया है। क्योंकि वो एक बंद एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा था कि इस जो केमिकल रिएक्शन अब होगी वो इसी इन्वायरमेंट के अंदर होगी, जो भी होगी ना बाहर का कोई अंदर आ सकता है ना अंदर की कोई चीज़ बाहर जा सकती है। तो जो मास के साथ हो रही होती हैं चीज़ें वो अंदर ही रहती हैं। अगर सपोजिटली केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस निकलती है तो गैस का भी तो मास होता है ना, ये आपको पता है। तो वो इस कॉनिकल के अंदर ही रहेगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी मास होगा वो आप वे कर पाओगे। ठीक है, और ना आपको पता है कि गैस में भी बाहर जो एयर होती है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं और वो उसका भी मास होता है। तो अगर ये कॉनिकल सपोजिटली खुला भी रहता है तो बाहर का भी अंदर आ सकती है ना गैस और वेट चेंज हो सकता है। तो उसने एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट किया कॉर्क के थ्रू। तो ये आपको लॉ समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर जाते हैं जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दूसरा लॉ है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो साइंटिस्ट ये देखते हैं जैसे यहाँ पे वाटर है उसको जब हम डिकम्पोज कराते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं जैसे 9 ग्राम ले लिया, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि चाहे वो पानी कहीं का भी ले लें, चाहे अपने घर का ले लें या किसी और कंट्री का ले लें, तो या तो स्कूल का ले लें या फिर कहीं का भी अपने फ्रेंड के घर का ले लें, तो किसी भी वाटर का अगर वो सैंपल लेते हैं और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, यहाँ पे हमने 9 ग्राम लिया,
तो उसके अंदर दो गैसेस निकलती हैं। उसमें से एक गैस जो होती है उसका वेट, उसका जो मास होता है वो, और जो दूसरी गैस होती है उसका मास होता है वो हमेशा 1:8 के रेशो में हमें मिलता है। 1:8 का रेशो हमें ऐसे बाय मास मिलता है। हमें से 1:8 का रेशो ऐसे बोलते हैं, जैसे अगर हम 9 ग्राम लेते हैं तो हमें 1 ग्राम एक गैस मिलती है और 8 ग्राम दूसरी गैस मिलती है। वैसे ही हम अगर 18 ग्राम ले रहे हैं तो मिलता तो फिर भी हमें 2 ग्राम और 18 ग्राम गैस ही मिलती हैं। तो इसको जैसे आप 2 और 16 का अगर रेशो निकालोगे तो अगेन 1:8 ही आता है ना। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 18 को आप 9 और 9 और 2 को 1 और 1 और 16 को 8 और 8। तो एट लास्ट आपको मल्टीपल ऑफ 1:8 ही मिल रही हैं चीज़ें, है ना। देखो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे को तो क्या मिलता है 2, और ये जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दो 16। तो मतलब ये जितने भी आपको चीज़ें मिलती हैं डिकम्पोज करने पे वो मल्टीपल ऑफ 1:8 में ही मिलती हैं। मतलब जो गैस का जो रेशो हमें मिलता है वो 1:8 किस रेशो में मिलता है, किस रेशो में, किसके रेशो में, बाय मास के रेशो में। ठीक है। तो जैसे अगर आप सपोजिट करो, देखो जैसे 9 ग्राम है, अब वो टूट तो बहुत सब काफ़ी सारे ग्राम्स में टूट सकता है ना। जैसे 5:4 के उसमें भी टूट सकता था। देखो 5 ग्राम प्लस 4 ग्राम, 5 + 4 9 होता है ना। या फिर जैसे सपोजिटली 3:6 में भी टूट सकता था, है ना। बट वो टूटता हमेशा 1:8 में ही है, एक पर्टिकुलर रेशियो में ही टूटता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो वो केमिकल सब्सटेंस है उसके एलिमेंट्स हो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट हो, तभी पॉसिबल हो सकता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे ये तो अब आपको पता चल गया है आफ्टर काफ़ी सारी मेहनत जो साइंटिस्ट ने करी है, उसके बाद जो एलिमेंट्स, एटम्स के नाम और ये सब, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें पता है कि इसका फॉर्मूला H2O का ऐसे होता है। तो हाइड्रोजन का आपको पता है मास 1U होता है, ऑक्सीजन का 16U होता है। तो इंटू 2 करोगे इसे यहाँ पे तो 2:16 लोगे इसके मास का, तो 1:8 आता है। तो ये 1:8 किस लिए आ पाता है, क्यों आ पाता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ये मास के डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अगर ये पर्टिकुलर रेशियो इसका फिक्स नहीं होता, H2O2 कहीं पे आ रहा होता या फिर H3O ऐसे कुछ हो रहा होता, कोई फिक्स प्रपोर्शन में वो प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर ये जो हमेशा कंसिस्टेंटली हमें 1:8 मिलता है ना, वो नहीं हो पाता। ये तभी पॉसिबल है जब इसका फॉर्मूला H2O ऐसे हो रहा है। अगर H3O ऐसा कुछ होता तो ये 1:8 कभी आ ही नहीं पाता। समझ रहे हो चीज़ों को? तो इसी के बेसिस पे, इसके रिजल्ट के बेसिस पे उसने एक लॉ स्टेट किया कि दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, जो दूसरा साइंटिस्ट था लेवोसियर के साथ। उसमें ये स्टेट किया गया कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं उस केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स यहाँ ये जो H2 है ये केमिकल सब्सटेंस है और उसके एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको पता है ये इसके एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो बना है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं इसमें H2O में बाय मास। ठीक है, अब ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट था लेवोसियर और प्राउस्ट का, ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास अभी तक आप देख पा रहे हो दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो हमारी थिंकिंग है फ़िलॉसफी की, जो कहता है एटम के बारे में कि एटम एक ऐसी चीज़ है जहाँ फर्दर वो और ज़्यादा टूट नहीं सकता। और लेवोसियर और प्राउस्ट के एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें ये दो चीज़ें पता चल गई हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास नहीं चेंज होता, ना वो डिस्ट्रॉय होता है, ना क्रिएट होता है। और अब ये जो एलिमेंट की बात हो रही है केमिकल सब्सटेंस में, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे H2O2 होता, ये सब होता इसके अंदर, और भी सिर्फ H2O नहीं और कुछ भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में ना हो के H3O3 भी वाटर होता या H3O भी वाटर होता, तो हमें कभी भी 1:8 हमेशा नहीं मिलता, हमें अलग अलग चीज़ें मिलती। तो अब ये दो चीज़ें जब हमें पता चली गई हैं
तो अब इसके बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों को ये था कि अब इसके बेसिस पे अब हम और चीज़ों को कैसे समझाएं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशन और हमारे पास फ़िलॉसफी की थिंकिंग है, तो वो अब और इसको ईज़िली कैसे समझे चीज़ों को, तो वो काम किया था डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने ये सारी चीज़ें देखी कि ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। अब उसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन्स निकालने स्टार्ट किए कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा है तो यही रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में और इस आगे आने वाली वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि अगर ये हो सकता है तो वो दूसरा वाला जो उसने पॉसिबिलिटी सोची होगी, जिसका दूसरा ऑप्शन है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी डिटेल वीडियो होने वाली है, बट आपको मैं बेट देती हूँ कि आपको चीज़ें ऐसे क्रिस्टल क्लियर होंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया। तो ये पॉस्टुलेट्स कहते हैं, डाल्टन ने पॉस्टुलेट्स दिए थे जो कि उसने रिज़ल्ट निकाला था फ़िलॉसफी और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट उसका था उसमें ये था कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो फ़िलॉसफी ही का तो ये पॉइंट है ना कि जो मैटर है ये टाइनी पार्टिकल से बना है और उसे हम एटम कहते हैं और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये स्टेटमेंट अब उसने सिर्फ थिंकिंग के साथ नहीं, अब प्रूफ के साथ दे रहा है, जो कि ऑलरेडी लेवोसियर और प्राउस्ट कर चुके हैं। तो उसके एक्सपेरिमेंटेशन में ऐसा दिखता है कि इससे वो प्रूफ के साथ बता पा रहा है चीज़ों को, तो वो हम अब देखते हैं। तो अब जैसे उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था ये सारे केमिकल, मैं वापस रही हूँ, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये टाइनी पार्टिकल्स का इन्होंने बोला है कि मैटर टाइनी पार्टिकल से बना है। तो एक बार हम ये प्रूव करते हैं कि ये टाइनी पार्टिकल्स नहीं होते अगर ये कंटिन्यूस होता। तो एक बार इसका उल्टा देखते हैं और उसे गलत प्रूव करके देखते हैं, फिर मैं जो एक्चुअली में पार्टिकुलेट नेचर होता है उसको प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि वो पार्टिकल से नहीं बना होता, वो एक कंटिन्यूस चीज़ होती। तो आप ये जो CuSO4 जो आपको अपने कॉपर सल्फेट लिया था आपने, वो आप CuSO4 जो कि जिसके अंदर आप एटम से बना है, कॉपर है, सल्फ़र और ऑक्सीजन से, तो आप शो नहीं कर सकते हो अब उसे, सिर्फ एक कंटिन्यूस चीज़ है और वो उसे हम X से शो कर रहे हैं। और ये जो आपको Na2CO3 आपने लिया था वो एटम से जो सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब में सबसे ना बने हुए, वो बस एक कंटिन्यूस चीज़ है, Y से रिप्रेजेंट कर लिया। वैसे ही जो प्रोडक्ट मिला है वो A और B से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब ये जो 5 ग्राम की चीज़ आपने ली और 4 ग्राम की चीज़ आपने लिया और दोनों को मिक्स किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन सब ये जो A बना और ये जो B बना है, इनके वेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये सपोजिटली 5 बन जा रहा है। तो ये चीज़ कैसे बन रहा है? अब ये तो बिल्कुल ही ये चीज़ थी ब्लू कलर की और ये ग्रीन कलर की, इसका वेट चेंज हो जा रहा है। और कैसे हो पा रहा है ये चेंज, क्यों हो पा रहा है ये? जो वो एक कंटिन्यूस चीज़ है तो वो तो कंटिन्यूस, ये जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो एक कंटिन्यूस चीज़ थी, जो अब वो ग्रीन में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है अगर उसके अंदर कुछ मास कम या ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट ना होके कंटिन्यूस चीज़ अगर हम इसे सोचेंगे तो ये ना तो ये प्रूव कर पाएगी कंजर्वेशन ऑफ मास को, और ना ही ये प्रूव कर पाएगा कि हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, जो कि हम देख रहे थे। उन्होंने देखा था ना, उनको उसने ऑरेंज को हीट किया था, 2 चीज़ें मिल रहे थे, तो वो कंबाइन कैसे हो रहा है वही चीज़ नहीं बोल पाएंगे कि वो कंबाइन किसी चीज़ से बना है, वो चीज़ ही नहीं बोल पाएंगे अगर वो कंटिन्यूस होगा। तो ऑब्वियसली ये जो मास चेंज हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूस है, एक चीज़ वो किसी चीज़ से बना नहीं है बट स्टिल वो 4 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा वाला गेन कर रहा है, तो ये चीज़ अगर हम कंटिन्यूस मानेंगे तो ये चीज़ प्रूव ही नहीं हो पाएगी। अब हम उसे पार्टिकल नेचर का मान के प्रूव करके दिखाती हूँ मैं। तो हमने जैसे CuSO4 लिया है,
तो उसके अंदर सपोजिटली हमने ये पूरा 5 ग्राम लिया, तो उसमें से Cu का मास हमने 2 लेट कर लिया और SO4 का हमने 3। वैसे ही मैंने इन सब का लेट कर लिया। 4 ग्राम था तो उसका Na का 2 और CO3 का 2। तो आफ्टर रिएक्शन जो हमें ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस मिलता है, ग्रीन कलर का, तो ये जो CuCO3 है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने देखा है कि Cu का मास 2 है, तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसका Cu का मास 2 आएगा। अब ये जो CO3 है उसका 2 आएगा, तो यहाँ ये 4 इसीलिए बन रहा है। और ये जो Na2SO4 है, तो इसमें Na2 का हमें पता है 2 होता है, यहाँ पे 2 लिख दिया। SO4 का हमें पता है 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख दिया। तो ऐसे ये 5 हो रहा है। तो 5 + 4 9, यहाँ पे इन दोनों का मास, और 4 + 5 9। ऐसे हमें पता चल रहा है कि ये जो हम मैटर बोलते हैं, ये पार्टिकल से जो बना है, इसके अंदर ऐसे इन सब के फिक्स मासेस हैं, और ऐसे ये बस रीअरेंज होकर ये जो Cu के साथ जो SO4 था वो SO4 Na के साथ चला जा रहा है, और जो CO3 Na के साथ Na2 के साथ था वो Cu के साथ चला जा रहा है। तो ऐसे बस रीअरेंजमेंट हो रही है, और आखिरी में रीअरेंज होकर उनका टोटल मास सेम रह रहा है। तो पार्टिकल नेचर का जो पहले उन्होंने सोच दी थी कि वो पार्टिकल से बना है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से इसे प्रूव कर पा रहा है कि एक्चुअली में ये एक तो ये नया चीज़ जो ग्रीन कलर की दिखती है क्यों बना। ये क्यों बना, क्योंकि बस जिस चीज़ों से, जिन पार्टिकल से वो बना है, जिन आटम से बना है, वो बस रीअरेंज होकर एक नई चीज़ बना रहे हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला अलग है, हैंस उसका कलर भी अलग होगा। तो ये जो चीज़ें हैं पार्टिकल नेचर का, ये इसके थ्रू ऐसे आप प्रूव कर पा रहे हो, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन का प्रूफ था, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट देख पा रहे हो ना, 2 3 और 2 2, फिर यहाँ पे ये 3 वाला वहाँ चला गया और 2 वाला यहाँ आ गया। तो ये चीज़ रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ऐसे जो मास है वो क्यों कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मास है तभी वो कांस्टेंट रह पा रहा है। तो इसीलिए ये पार्टिकल नेचर सोचकर ही ये चीज़ें प्रूव हो सकती हैं। अगर हम इसे कंटिन्यूस मानेंगे तो ये मास कैसे उधर उधर चला गया, अगर वो कंटिन्यूस है, फर्दर पार्टिकल से नहीं बना, तो ये प्रूव नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो ये हाउ अरेंजमेंट एटम्स अरेंज टू गिव न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो ये चीज़ पार्टिकल नेचर मान के ही प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी, तो इसीलिए उसने स्टेटमेंट पे यही चीज़ लिखी है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना है, और यही जो एटम है ये रीअरेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, और यही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि इसने इनडिविजिबल ही क्यों बोला पार्टिकल को, फर्दर क्यों नहीं डिविजिबल हो सकते थे पार्टिकल, और क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड क्यों बोला उसने एटम को। तो इसके लिए हम अगेन यही वाला जो उसने चीज़ें ली थी वही मैं अगेन वो ले रही हूँ। तो उसमें उसने यही बोला था, जैसे जो Cu है वो, जैसे CuSO4 है वो Cu, S और ऑक्सीजन, ठीक है, इन 3 एटम से बना है, जिनका एक पर्टिकुलर मास हमने ले लिया था। तो मैं अगर पर्टिकुलर सिर्फ Cu की बात कर रही हूँ, एक एटम की बात कर रही हूँ कॉपर के, सपोजिटली उसका सिर्फ 2 U है, मतलब देखो जैसे kg होता है ना, वैसे ही एटम को हम U में, उसके मास की यूनिट हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मैंने 2 मान लिया। तो अब मैंने जैसे कॉपर का एक एटम लिया, अगर वो फर्दर टाइनी पार्टिकल से बना होता, ठीक है, और कुछ फिक्स नहीं होता कि कितने टाइनी पार्टिकल से बना है वो, तो जो कॉपर है वो 3 से भी बना हो सकता था या 2 से भी बना हो सकता था, है ना। बट आपको पता है कि ये कंजर्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसके अंदर फिक्स्ड मास ही होते हैं और वही रीअरेंज होके, इसीलिए ही लेफ़्ट और राइट में फिक्स्ड आपको मास की वैल्यू मिलती है। तो ये जो है इसका फिक्स तो होना चाहिए, इतना तो हमें पता चल गया है फर्स्ट पॉस्टुलेट में। तो ये जो 2 है ये फिक्स है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर कॉपर फर्दर, जो कॉपर का एक एटम है वो फर्दर डिविजिबल हुआ। जैसे अगर ये 3 एटम से मिला के बना हुआ हो फर्दर, और
2 एटम से फर्दर बनाया होगा, अगर वो एटम डिविजिबल होगा, वो कितने भी नंबर ऑफ उसमें डिविजिबल हो सकता है ना। तो अगर 3 से बनाया होगा तो उसका मास ज़्यादा आना चाहिए था, अगर 2 से बनाया होता तो उसका मास कम आना चाहिए था, इसका ज़्यादा आना चाहिए था। तो बट इसका मास तो 2 ही है ना। तो ये फिक्स्ड मास है, ये पॉसिबल तभी है कि वो फर्दर किसी और ज़्यादा डिविजिबल ना हो। अगर वो फर्दर डिविजिबल हो जाएगा तो उसका मास वेरी हो सकता है, ठीक है, उसका मास वेरी करेगा, उसके अंदर 3, 2 कितने एटम है उस पर डिपेंड करेगा, बट उसका मास फिक्स्ड है। इसी रीज़न की वजह से हम उसे फर्दर डिविजिबल नहीं बोलते, ठीक है। तो यही, अगर हम इसे एटम को इनडिविजिबल मानेंगे तभी ये जो कंसेप्ट हमें दिखता है कि मास जो इक्वल आते हैं, ये तभी पॉसिबल है। अगर वो फर्दर डिविजिबल होगा तो उसका मास कम या ज़्यादा होगा और वो फिक्स नहीं होगा मास, और वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो गलत हो जाएगा हमारा। वो जो हमें दिख रहा है एक्चुअली में वो नहीं, वो गलत प्रूव हो जाएगा, वो उसे प्रूव ही नहीं कर पाओगे उसके थ्रू, है ना। आप जो चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन करते हो वो तो एक्चुअली में वो है ना चीज़। अब आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो एक्चुअली में ये ऐसा है चीज़। अब उसके बेसिस पे आप रिज़ल्ट निकालते हो कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तभी वो ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपने एक एक्सपेरिमेंटेशन करी, तो अब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर दुनिया में एक्चुअली में ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न का क्या रहा होगा। तो अब हमें सेकंड पॉस्टुलेट में अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल क्यों है और वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाते हम उन्हें, ठीक है। फिर अब आता है थर्ड पॉस्टुलेट, जिसके अंदर कहते हैं कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो एटम है एलिमेंट का, जो भी गिवन एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो मास होगा वो आइडेंटिकली होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकली होगी, वो अलग नहीं हो जाएगी। कि सपोजिटली हमने एक एलिमेंट जो लिया, जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, हमने कोई एलिमेंट लिया, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि ये वाला ऑक्सीजन है, ये आपके लिए अच्छा आपके लिए अच्छा होगा सांस लेने का इस ऑक्सीजन का, और उस दूसरे ऑक्सीजन से नहीं लोगे आप सांस। क्यों आप ऐसा नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि जो भी ऑक्सीजन है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो जो ऑक्सीजन है वो एक ही है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो आप सांस लेते हो वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में, रेस्पिरेशन और ये सब जो है, ये सारे के सारे O2 है, वो सारे के सारे सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनका एक ही मास होता है। तभी उसी रीज़न की वजह से आप डिफरेंट ओ की नहीं बात करते हो यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही अब मैं इसको जो H2O, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात थी, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट में कैसे उन्होंने वाटर के थ्रू बताया था, तो मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ कि ऑब्वियसली डाल्टन किस बेसिस पे दे रहा है, इन एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे ही दे रहा है ना। तो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि उसने कैसे उसके बेसिस पे दिया चीज़ें ये। तो उसने क्या फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर रेशियो बाय मास में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो H2O है उसमें वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो चाहे 9 ग्राम आप लो चाहे 18 ग्राम लो, आपको रेशो 1:8 में ही आएगा। जैसे इसको काटोगे तो मास का जो रेशो होगा वो 1:8 में ही आएगा। अब जो 9 ग्राम था, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो 2 या 7 में भी टूट सकता था। 7 + 2 9 ही होता है, 8 + 1 9 ही होता है, 6 + 3 5 + 4 ये 9 ही होते हैं। तो ये टूट के 9 7 1 8 3 6 4 5 ग्राम की 2 अलग अलग गैसेस भी दे सकता था, बट वो देता हमेशा 1:8 के रेशियो में ही है। तो ये पॉसिबल तभी है कि जब जो एलिमेंट है, जो आप एक सब्सटेंस देख रहे हो वो जिस एलिमेंट से बना है उसका एक पर्टिकुलर मास ही हो हमेशा, वो तभी पॉसिबल है। उसका एक पर्टिकुलर मास ही होगा तभी ये पॉसिबल है। अगर मास ही वेरी होता रहेगा तो वो हमेशा रिज़ल्ट अलग अलग देगा, बट हमने देखा है कि वो रिज़ल्ट हमेशा सेम ही देता है। फिर अब जैसे अगर मैं आपको एक सर्कल की बात करती हूँ, ठीक है, आपके पास एक वेट है, आप जिम जाते हो,
जो कि एक वेट है, आप उसे तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि हमेशा वो टूटे 1 और 8 के रेशियो में, ठीक है। आपने एक जिम जा रहे हो, एक आपके पास मेडिसिन बॉल है और वो है 9 ग्राम की। 9 ग्राम तो बहुत ही कम होता है, तो आप केजी में मान लो, बट यहाँ पे हम 9 ग्राम की बात करेंगे। तो ये जो है, आप इसे हमेशा जब भी उस मेडिसिन बॉल को थ्रो करो तो आप यही चाहते हो कि वो हमेशा टूटे 1:8 में। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब वो मेडिसिन बॉल बना ही 1 और 8 ग्राम के पीसेस से, अगर वो ऐसे पीसेस से बना हो और आप उसे फेंको और वो टूट जाए हमेशा 1 और 8 में, तो ये तभी पॉसिबल है वो बना ही 1 और 8 से ही हो। वैसे ही अगर आप 18 ग्राम जो है उसको हमेशा 1:8 के रेशो में तोड़ना चाहते हो, तभी ये पॉसिबल है जब वो बना 1:8 के मल्टीपल से ही बना हो। 1, आपको रेशो पता ही है, अब इसको ×2 करो, ×3, ×4, है ना, तो हमेशा 1:8 में ही आएगा आपका आंसर बाय मास। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है। तो वैसे ही जो आप इस मेडिसिन बॉल की बात करते हो, वैसे ही आप इसमें अप्लाई करो केमिकल सब्सटेंस में। तो आप देख पा रहे हो वो जो केमिकल सब्सटेंस जो पर्टिकुलर एलिमेंट से ही बना हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर मास ही होता है, जिसके रीज़न की वजह से हमेशा ही उसका आइडेंटिकल मास ही रहेगा। अगर वो चेंज होता रहेगा मास, तो फिर वो आपको रिज़ल्ट जो 1:8 का मिलता है वो नहीं मिलेगा। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। जैसे अगर आप पानी की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि केमिकल प्रॉपर्टी जैसे वाटर की होती है आग को बुझाना, ना कि आग को और बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक पानी, कहीं का पानी आपको, जैसे अगर आपने ग्लास में पानी लिया तो ये वाला पार्ट पानी का आग को बुझा रहा है और ये वाला बढ़ाएगा। तो कहीं पर भी उस केमिकल सब्सटेंस की बात करो, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। तो वो सेम क्यों रहती है? क्योंकि एटम लेवल पे, मतलब वो जो मैटर आपको पानी दिख रहा है उसका जो एटम है वो, उसका मास आइडेंटिकल होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल वो उसका केमिकल इफेक्ट जो कंपाउंड में शो होता है, जो नया चीज़ बनती है, वो ओवरऑल वो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम बनती है। जैसे H2 जो है वो आग लगाने पे पॉपिंग साउंड देता है, ऑक्सीजन जो है वो हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए होता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है ना। अब हम बात करेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब लेवोसियर ने H2O के साथ तो एक्सपेरिमेंट किया ही था, लेवोसियर एंड प्राउस्ट ने, तो उसने अमोनिया के साथ भी देखा। अब उसने देखा कि H2O को डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमेशा 1:8 रेशो में चीज़ें मिल रही हैं हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें 1:8 में मिल रहा है। तो वो देख रहा है कि अब जो अमोनिया जो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, अलग ही गैस है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, सब चीज़ें अलग हैं उसकी, H2O से बिल्कुल ही अलग होता है वो अमोनिया। तो अब वो देखना चाह रहा है कि अब ये एक डिफरेंट चीज़ मैंने लिया है, तो अगर उसको तोड़ रहे हैं तो वो कैसे टूटता है, किस रेशो में टूटता है। तो वो ये देखते हैं कि अमोनिया में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब टूटते हैं तो वो 14:3 बाय मास में टूटते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप 17 ग्राम अमोनिया लेते हो तो उसके अंदर से 14 ग्राम आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और ये हमेशा हर एक्सपेरिमेंट में, जैसे अमोनिया कहीं से भी ले लो, किसी भी कंट्री से ले लो, घर से ले लो, कहीं से ले लो, वो हमेशा ऐसे ही टूट रहा है। तो यही बात है कि H2O तो हमेशा 1:8 में, बट अमोनिया हमें 14:3 में। तो इससे यही कंक्लूजन हमें मिलता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये जो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट मासेस हैं, ये तभी पॉसिबल है। जैसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ×3 करोगे तो ऐसे होगा। तो ये आपको 14:3 ऐसे मिलता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट है, ये नाइट्रोजन का डिफरेंट मास है, हाइड्रोजन का डिफरेंट मास है, तो इन्होंने यही चीज़ बोली है, जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, उनके सेम मास नहीं होते हैं। नाइट्रोजन का अलग मास है, हाइड्रोजन का अलग मास है, इसीलिए ये जो रेशो हमें
अलग मिल रहा है ना, इसी के कारण मिल रहा है। अगर सेम होता तो यहाँ पे भी 1:3 1:8 का ही रेशो मिलता हमें, बट हमें तो अलग रेशो मिल रहा है ना। तो इसका मतलब जो जिस एटम से वो बना है मैटर, ज़रूर उसका मास अलग रहा होगा, इसलिए वो रेशो अलग में टूट रहा है, ठीक है। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। पानी की प्रॉपर्टी अलग है, अमोनिया की प्रॉपर्टी अलग होती है। वो आप सर्च करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसे H2 की केमिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होती है। अब है नेक्स्ट पॉस्टुलेट, जो कि है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब जो आप केमिकल कंपाउंड देख रहे हो, कंपाउंड वही होता है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट को बना के बनता है। तो अब ये जो आप कंपाउंड देखते हो, उसके अंदर जो रिलेटिव नंबर और जो उसके अंदर काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं। एक पर्टिकुलर कंपाउंड की, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हो कि उसमें जैसे एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया पानी, जो कि किस काइंड ऑफ एटम से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो जो काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और उनका रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप पानी ले रहे हो यहाँ पे, तो ये पूरा एक कंपाउंड है जो कि H2O पार्टिकल से बना होता है। तो अब इसमें हर जगह जो जिस काइंड ऑफ एटम से वो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना रहेगा, ना कि वो Na बीच में आ जाएगा हाइड्रोजन की तरह, ऐसे नहीं होगा। वो उसका जो काइंड ऑफ एटम होगा वो कांस्टेंट ही होगा और उनका रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट होगा। रिलेटिव नंबर मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे H2O ऐसे बन रहा है और यहाँ ग्लास के नीचे यहाँ पे वो H2O2 बना देगा, ठीक है। तो उनका रिलेटिव नंबर ऐसा नहीं होता। जो रिलेटिव नंबर होता है वो यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो वो हमेशा सेम ही रहता है उस कंपाउंड में, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आपको पता चल रही है ये चीज़, उसने स्टेटमेंट कहाँ से देखी? तो वो अगेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से ही वो देखता है, क्योंकि जब वो H2 को डिकम्पोज कराता है तो उसमें अगेन आपको मैं बता चुकी हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। तो 1:8 में मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास। तो ये पॉसिबल कब हो पाता है कि जब वो पर्टिकुलर जो हो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हो उसमें, और जो हाइड्रोजन है वो 2 और ऑक्सीजन 1 हो। अब सपोजिटली मैंने ये तो बता दिया ये जो एक्चुअली में होता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये सेम काइंड ऑफ एटम नहीं होते, रिलेटिव नंबर अलग होता, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं काइंड ऑफ एटम ही अलग होता। तो अगर हाइड्रोजन की जगह सोडियम हो जाता तो सोडियम का मास अलग होता है। हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि जो मास होता है वो अलग एलिमेंट का अलग होता है। तो जो सोडियम है अगर बीच में आ जाता वाटर की जगह, अगर ऐसा होता कि काइंड ऑफ एटम अलग हो सकते थे, तो यहाँ पे उसका मास 11, यहाँ पे 2 हैं तो इसलिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 16। तो 22:16 में आपको मास मिलता और 11:8 में ओवरऑल आपको मिलना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंट में तो हमें 1:8 ही मिलता है हमेशा, है ना। तो ये वाली चीज़ कि काइंड ऑफ एटम बीच में अलग हो जाए तो ऐसा नहीं होता पॉसिबल। फिर अगर हम रिलेटिव नंबर की बात कर लेते हैं कि अगर रिलेटिव नंबर नहीं कांस्टेंट होता, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होते, हमेशा रिलेटिव नंबर चेंज हो जाता उस कंपाउंड में, पानी में, कि वहाँ पे H2O ना फॉर्मूला होके उसके अंदर H2O2 भी पाया जाता वाटर में। तो तब क्या होता? तब अगर हम इसे डीकम्पोज करते तो हाइड्रोजन का एक यूनिट मास होता है, एटॉमिक यूनिट, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे 2 हैं तो इंटू 2 करके 2:36 मतलब 1:16 आता। बट हमें पता है 1:8 आता है एक्सपेरिमेंट में। तो ये भी गलत हो जाता अगर ऐसा रिलेटिव नंबर अलग हो सकते थे तो हेंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, लेवोसियर और प्राउस्ट की जो एक्सपेरिमेंटेशन थी उसके थ्रू डाल्टन ने अगेन ये प्रूव कर दिया। इस वाले में प्राउस्ट का जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन था उसके थ्रू ये 5th जो पॉस्टुलेट डाल्टन ने दिया वो इस तरीके से ला पाया। फिर है 6th और लास्ट पॉस्टुलेट, जो कि है एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स।
ठीक है। अब ये वाला जो पॉस्टुलेट है ये ऑब्वियसली हम सेकंड पॉस्टुलेट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि एटम इंडिविजिबल होता है, हमें ये पता होता है। तो अब हम आधा एटम की बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो फर्दर एटम डिविजिबल ही नहीं है, तो हम आधे की बात तो करेंगे ही क्यों, है ना। तो वरना तो फिर एटम डिविजिबल हो जाएगा। तो अब जब एटम डिवाइड ही नहीं हो सकते तो हमेशा उसको होल नंबर में ही बात करेंगे उसकी, कि वो होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे। आधे में वो कर नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा होल नंबर में ही 1 या फिर 2 ऐसे 3 ऐसे में बात करोगे एंड सो ऑन, है ना। तो इसलिए वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं। तो ये हमारा जो इंडिविजिबिलिटी थी ये हमने मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही निकाला था। तो ये एक रिजल्ट ही है उस चीज़ का, मास से ये इंडिविजिबिलिटी निकली और ये होल नंबर में कंबाइन करता है, ये ऐसे निकला। अब ये फर्दर होल नंबर में तो करता है, बट रेशियो ऑफ होल नंबर में क्यों कंबाइन करता है? तो रेशियो में ये वाला चीज़, रेशियो वाली चीज़ हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही मिली थी कि जैसे H2O है तो 1:8 बाय मास में ही ऑलवेज कंबाइन करता है। तो ये पॉसिबल तभी है जब हाइड्रोजन का मास फिक्स हो और ऑक्सीजन का मास फिक्स हो और 2 हाइड्रोजन हो और 1 हाइड्रोजन हो, तभी ये चीज़ प्रूव हो सकती है ना कि 1:8 में करता है। ये कब प्रूव हो सकती है? जब हाइड्रोजन का मास फिक्स हो, जो कि होता है 1U। अब ये जो 1:8 है ये कब कब प्रूफ कर पाओगे आप? ये तभी प्रूफ कर पाओगे जब आप इसका मास 1U रखोगे और इसका मास 16 रखोगे और ये इंटू 2 कर रहे हो, मतलब इनके रेशो भी फिक्स होते हैं। H2O होता है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है ना। तो ये एक तो इनका मास ज़रूरी और इनका जो रिलेटिव नंबर है वो ज़रूरी, ठीक है। तभी आप इसका 1:8 में फिक्स कर पाते हो रेशो को। तो और ये आप 2 क्यों लिख रहे हो, 1.5 और 1.6 ऐसे कुछ नहीं लिख पाते हो, ये इसीलिए इंडिविजिबिलिटी की वजह से कर पाते हो। तो एक तो ये दोनों चीज़ें आपको इनसे पता चल जाता है, कौन से पॉस्टुलेट से, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। जो दोनों पॉस्टुलेट्स, एक तो सेकंड पॉस्टुलेट हो गया और वो कहाँ से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये जो होल नंबर में कंबाइन करता है पर्टिकुलर रेशो में, ये आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको इन दोनों लॉ से ही प्रूफ मिलके ये स्टेटमेंट डाल्टन को मिल गई थी कि एटम हमेशा रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन करेगा कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ओवरऑल हमने 6 पॉस्टुलेट सारे पढ़ लिए हैं। तो एक्चुअली में ये जो 6 पॉस्टुलेट्स आपने पढ़े ये आए कहाँ से? सबसे पहले तो एक सोच से आए थे, ठीक है। तो महर्षि कन्नड़ ने जैसे एक सोच प्रेजेंट करी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसी के ऊपर आगे लोगों ने सोचा होगा और उसी सोच से फिर आगे उन्होंने सोचा होगा कि हम फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कर सकते हैं। तो ये सोच को समझने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लेवोसियर ने, ठीक है। उनको एक सोच दिखी, फिर उन्होंने उसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन किया ताकि हमारे ह्यूमन माइंड को समझ में आए चीज़ें। अब उस सोच को और समझ के कंबाइन करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला, किसने? डाल्टन ने, ठीक है। जो फिलॉसफी थी, जो एक्सपेरिमेंटेशन था, उसको डीपली समझना भी एक आर्ट होता है जो कि डाल्टन ने किया, ठीक है। तो ये मैंने आपके 6 पॉस्टुलेट्स जो डाल्टन ने दिए थे वो मैंने यहाँ पे समराइज़ करके लिख दिया है। आप यहाँ से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के दिखाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो भी आप लिखोगे क्या पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो आई विल बी हैप्पी दैट you have watched my video and you are reverting back. So thank you for watching. Stay healthy and keep studying. Bye.